बीए प्रथम वर्ष में हमने शुंग वंश को पढ़ा और शुंग वंश में पढ़ा पुष्यमित्र शुंग को। आज हम पढ़ रहे हैं आंध्र सातवाहन वंश। इससे पूर्व एक वंश और हुआ था जिसका नाम था कण्व वंश, और कण्व वंश के शासकों ने 72 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक शासन किया। कण्व वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव कण्व, और इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। उस सुशर्मा की हत्या और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे सीमुख, उनके द्वारा की गई, और इसी के साथ एक नया वंश का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम हुआ सातवाहन वंश। अब हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सीमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति का बतलाया गया है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति का बतलाया गया है, जबकि अपने अभिलेखों में सदैव वे अपने को सातवाहन घोषित करते रहे हैं। अब चूंकि पुराणों में इनको आंध्र जाति का बतलाया गया है, इसलिए इनके नाम के आगे कहीं कहीं उल्लेख मिलता है आंध्र, और इस पूरे वंश का नाम हो गया आंध्र सातवाहन वंश। जबकि सातवाहन शासक अपने अभिलेखों में सदैव अपने को सातवाहन बताते रहे हैं। इससे पता चलता है कि आंध्र व सातवाहन एक ही थे। आंध्र शासक पहले महाराष्ट्र में शासन करते थे, इसलिए पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय बतलाया गया है। इसलिए पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय बतलाया गया है। परंतु कालांतर में शकों के आक्रमणों के कारण, आक्रमणों के फलस्वरूप उन्हें महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा और वे गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच में आंध्र प्रदेश में जाकर के बस गए। आंध्र प्रदेश में रहने के कारण ये आंध्र कहलाए, और इस पूरे वंश का नाम हो गया आंध्र सातवाहन वंश। अब बात करते हैं हम सातवाहनों की जाति के बारे में। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वह बनेगा कि सातवाहन कौन थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो इस वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा हुआ, उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सातवाहन कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन आएगा। तो आंध्र सातवाहन वंश, इसका नाम कैसे पड़ा ये हमने अभी आपको बताया। अब सातवाहनों की जाति कि सातवाहन कौन थे, और तो सातवाहनों की जाति के में आता है कि ऐतेरे ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें आंध्रों को अनार्य कहा गया है। ऐतेरे ब्राह्मण ग्रंथ में आंध्रों को अनार्य कहा गया है। अतः कुछ विद्वान सातवाहनों को अनार्य जाति से संबंधित मानते हैं। सेनार तथा ब्यूलर आदि विद्वान एक अभिलेख के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण घोषित करते हैं, वो उनको ब्राह्मण मानते हैं। जबकि भंडारकर एवं के गोपालाचारी आदि विद्वान सातवाहनों को क्षत्रिय मानते हैं। तो जाति जो संबंधी उनका मत है उसमें मतभेद है कि कुछ विद्वानों के अनुसार वो अनार्य थे, कुछ के अनुसार वो ब्राह्मण थे, और कुछ के अनुसार वो क्षत्रिय थे। इस प्रकार सातवाहनों की जाति के विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। तो ये थी सातवाहनों की जाति संबंधी मत। अब आता है सातवाहनों का मूल निवास स्थान। पॉइंट है हमारा सातवाहनों का मूल निवास स्थान। सातवाहनों के मूल निवास स्थान के बारे में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर रेप्सन और प्रभाकर शास्त्री के अनुसार कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के बीच का
जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का जो आंध्र प्रदेश था वह इनका मूल निवास स्थान था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग था, किंतु प्रारंभिक सातवाहन शासकों के अभिलेखों, सिक्कों तथा सातवाहन शासकों के अभिलेखों, सिक्कों तथा सातवाहनों के समकालीन कलिंग के राजा खारवेल के, जिनका एक हाथी गुम्फा अभिलेख था, अभिलेख के आधार पर अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था और उनकी जो राजधानी थी वह थी प्रतिष्ठान। सातवाहनों वंश के जो शासक थे उनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था और उनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। आधुनिक आंध्र प्रदेश को उन्होंने बाद में जीता था। तो ये था सातवाहनों का निवास संबंधी मत, मूल निवास स्थान संबंधी मत। अब आता है सातवाहनों का उदय काल कि भाई इस वंश का या का उदय कब हुआ। तो डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर जायसवाल और डॉक्टर रेप्सन आदि विद्वान सातवाहन वंश की स्थापना ईसा पूर्व की 3री शताब्दी मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार सातवाहन वंश का उदय ईसा पूर्व की 1म शताब्दी में हुआ था। तो हमने पहले सातवाहन वंश की पृष्ठभूमि पढ़ी, इसके बाद सातवाहनों की जाति संबंधी मत, इसके बाद सातवाहनों का मूल निवास स्थान और इसके पश्चात सातवाहनों का उदय काल। अब आते हैं सातवाहन वंश के शासक कि भाई सातवाहन वंश के शासक कौन कौन थे, जिनमें सबसे पहले इस वंश का संस्थापक आता है सीमुक। सातवाहन राज्य का जो संस्थापक था वह था सीमुक। उसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। उसके इस साहसिक कार्य में आंध्र, भरत, रसिक और भोज भी सम्मिलित थे। सीमुक ने राजा होने पर इन लोगों को पुरस्कृत किया, मतलब इन लोगों ने उसका सहयोग किया था और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। पुराणों के अनुसार उसने 23 वर्ष तक शासन किया। सीमुक के बाद आया कृष्ण के बाद आया सातकर्णी और फिर उसके बाद सातकर्णी के बाद उसके दुर्बल उत्तराधिकारी हुए। अब आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। हमारा जैसा कि पूर्व में क्वेश्चन था कि सातवाहन कौन थे, मतलब उनके जाति संबंधी मत, और गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में बताइए। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वह इस वंश का महान और पराक्रमी शासक था। उसने 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक शासन किया। तो पूर्व में हमने सातवाहन वंश के शासकों को पढ़ा, जिनमें सीमुक था, कृष्ण था, सातकर्णी था। सातकर्णी के बाद उसके जो सातकर्णी प्रथम के बाद जो उसके थे दुर्बल उत्तराधिकारी हुए और उन दुर्बल उत्तराधिकारियों के पश्चात लगभग 100 वर्ष के निर्बल शासन के बाद सातवाहन वंश में एक महापराक्रमी राजा का उदय हुआ, जिसने शकों को पराजित करके अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। उसके शासनकाल की अवधि के बारे में विद्वानों में तीव्र मतभेद है कि भाई उसने किस टाइम पीरियड में शासन किया। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर हम उसका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी निर्धारित कर सकते हैं। तो अब आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धि। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उपलब्धियों में सबसे पहली है शकों पर विजय। गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों में सबसे पहली शकों पर विजय। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने
शकों को परास्त किया। नासिक प्रशस्ति अभिलेख, और नासिक प्रशस्ति अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को शक, पल्लव तथा यवनों का नाश करने वाला कहा गया है। उसने यह कार्य अपने शासन के 18वें वर्ष से पहले शुरू कर दिया था और 18वें वर्ष तक शकों को महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक नरेश नहपान को पराजित करके उसके सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया था। उसकी यह पहली सफलता थी। उसने शकों के विरुद्ध रण यात्रा को निकाला। नासिक प्रशस्ति के अनुसार इस अभियान के फलस्वरूप सौराष्ट्र, दक्षिणी काठियावाड़ मतलब गुजरात, नर्मदा नदी पर स्थित महेश्वर क्षेत्र, उत्तरी कोंकण तट, पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा के उपरांत पश्चिमी मालवा के जो क्षेत्र थे उसके अधिकार में आ गए। दूसरे नंबर पे आता है, ये तो था शकों पर विजय। इसके बाद आता है अन्य विजय। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने केवल शकों पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु अन्य प्रदेशों को भी जीतकर उन्हें भी सातवाहन राज्यों में सम्मिलित किया था। ये जो अन्य प्रदेश थे उनमें पहले आता है ऋसिक, जिसको बोलते हैं असिक। तो ऋसिक जो क्षेत्र था वह था गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है असमक, मतलब गोदावरी का तटीय प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है मूलक, मतलब जो पैठन जो क्षेत्र है, पैठन के आसपास का प्रदेश। और चौथे नंबर पे आता है विदर्भ, मतलब आधुनिक बरार। तो ये वो अन्य प्रदेश थे जिनके ऊपर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने विजय प्राप्त की। अब आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य विस्तार, कि भाई गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य विस्तार कहां तक फैला हुआ था। इन विजयों के फलस्वरूप उसके समय में सातवाहन राज्य कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र और मालवा तक तथा पूरब में विदर्भ से लेकर दक्षिण कोंकण तक फैला हुआ था। उसके साम्राज्य में गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, बरार, महाराष्ट्र, कोंकण आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। त्रावणकोर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तक पर उसका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। तो ये था, यहां तक था गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य विस्तार। अब आता है उसकी शासन व्यवस्था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की शासन व्यवस्था। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसने शासन कार्यों में सहायता देने के लिए अनेक मंत्री तथा पदाधिकारी नियुक्त किए थे। गौतमी पुत्र धर्मशास्त्रों के अनुसार ही कर लगाता था और उनसे प्राप्त धन को उसी प्रकार व्यय भी करता था। वह शुभ दिनों में प्रजा के लिए उत्सवों का आयोजन करता था। महाभोज, महारथी तथा महासेनापति ये उसके प्रांतों के शासक थे।
नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं तथा ग्रामों का शासन ग्राम सभाओं द्वारा संचालित होता था। तो ये थी गौतमीपुत्र सातकर्णी की शासन व्यवस्था। अब आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी का चरित्र तथा उसका मूल्यांकन। चरित्र और मूल्यांकन में सबसे पहले आएगा वीर योद्धा एवं महान विजेता। वीर योद्धा एवं महान विजेता। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक वीर योद्धा और महान विजेता था। उसने अपने समय के अनेक राजवंशों को परास्त किया और अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। नासिक अभिलेख में उसे क्षत्रियों के घमंड और मान को चूर करने वाला, शक, यवन और पल्लवों का नाश करने वाला, युद्ध में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला कहा गया है। इन उपलब्धियों से ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी एक पराक्रमी शासक था। दूसरे नंबर पे आता है प्रजावत्सल शासक। सातकर्णी अपनी प्रजा के सुख दुख को अपने सुख दुख की तरह समझता था। उसने जनता पर अधिक कर नहीं लगाए। राजद्रोह के अपराधियों के अतिरिक्त वह अन्य अपराधियों से दया का ही व्यवहार करता था। उसने 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 24 वर्ष तक। वह एक प्रजावत्सल शासक था और अपनी प्रजा की नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। वह उदार और दयालु शासक था तथा दीन दुखियों, असहायों, अनाथों आदि को आर्थिक सहायता भी दिया करता था। इसके बाद आता है ब्राह्मण धर्म का समर्थक। गौतमीपुत्र सातकर्णी ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। उसने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। उसके शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला हो गया और सातकर्णी ने उनके शत्रुओं को नाश करना अपना पहला कर्तव्य समझा। वैदिक धर्म के अनुष्ठानों को उसने स्वीकार भी किया और उन्हें प्रधानता भी दी। बौद्ध धर्म और विदेशियों के संपर्क के कारण चारों वर्णों में पारस्परिक विवाह होने लगे थे, उन्हें सातकर्णी ने वर्जित कर दिया था। समाज में स्त्रियों का स्थान उच्च था, जो इस बात से सिद्ध होता है कि स्वयं सातकर्णी ने अपनी माता गौतमी का पुत्र कहलाने में गौरव का अनुभव किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान सम्राट था। ब्राह्मण धर्म का वह अनन्य उपासक था। उसने बौद्धों को चैत्य गृह और विहारों का निर्माण करने के लिए सहायता भी दी थी। इतने विशाल साम्राज्य को नियंत्रित रखना उसकी महान उपलब्धि थी। उसके शासनकाल में कलात्मक उन्नतियां भी हुई, साहित्य की भी रचनाएं हुई। डॉक्टर बिमलचंद पांडे ने कहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे बड़ा और पराक्रमी शासक था। उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। तो ये था आंध्र सातवाहन वंश और आंध्र सातवाहन वंश का शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने आपको पूर्व में बताया कि हमारा जो क्वेश्चन आएगा कि सातवाहन कौन थे, मतलब उनकी जाति संबंधी मत, और गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में बताइए।